हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा पे। तो अभी तक सो फार 10.1 इंट्रो में और 10.2 इंट्रो पार्ट 1 में हमने कहाँ तक सीखा है कि भाई वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड के बारे में सीखा है, पोजीशन वेक्टर के बारे में सीखा है, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में जाना है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, कैसे उसको ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, कैसे वो इक्वल वेक्टर्स होते थे, एंड यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा है, कैसे इसको निकालते हैं वो भी जाना है, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट जाना है। तो सो फार हम लोग ये लर्न कर चुके हैं, राइट। तो आज का जो हमारा एजेंडा है इस वीडियो में हम लोगों को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 चीज़ों पे बात करनी है। एक तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पे कि कब दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पे, राइट। एक बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, राइट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। एंड तीसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज आपको हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिल ही जाता है, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। बस ये 3 प्यारे से कॉन्सेप्ट हमें इस एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में पढ़ने हैं। क्लियर है बच्चों, राइट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी से स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके, सो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कि कब दो वेक्टर जो हैं वो कोलिनियर होंगे। पहली बात तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते थे बच्चों, कुछ ध्यान है आपको, पहली एक्सरसाइज में ही पढ़ाया था। कोलिनियर वेक्टर्स हमने बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स हमने वो वेक्टर्स माने थे जो एक सेम लाइन के ही पैरेलल हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है ना, सी वेक्टर, ये सब क्या है, ए बी सी क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही लाइन के पैरेलल हैं सारे के सारे, है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर से हम क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर को अलोंग द सेम लाइन ला सकते हैं, इन सारे वेक्टर्स को अलोंग द सेम लाइन ला सकते हैं। इसलिए हमने इनको क्या बोला था, कोलिनियर बोला था, है ना, एक ही लाइन के अलोंग ला सकते हैं ना। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स क्या कहता था कि भैया विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आप पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो। तो क्योंकि इन तीनों वेक्टर्स को एक ही लाइन के अलोंग लाया जा सकता है तो इसलिए हमने इसको पैरेलल की कंडीशन में भी कोलिनियर वेक्टर्स बोला है, ठीक है। नाउ मैथमेटिक्स क्या कहती है, कैसे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हमें पता चलती है। देखो जी स्टूडेंट्स, एक बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखो, मान लो कोई दो वेक्टर्स हैं जो कोलिनियर हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा रिलेशन है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, वे लैम्डा इज सम स्केलर, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होगा, है ना, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो ये कंडीशन होती है ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। कल को मान लो आपको ए वेक्टर यहां मिल गया, लेट से ये सी वेक्टर है, ये भी कोलिनियर है क्योंकि सेम लाइन के पैरेलल है, राइट, है ना, सेम लाइन के पैरेलल है ये दोनों वेक्टर। तो यानी कि व्हाट आई कैन से कि भैया ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर एज ए एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। और ये लैम्डा क्या है, लैम्डा इज अ स्केलर, इज अ नॉन जीरो स्केलर, है ना, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर मान लो आप इसको। लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर। क्लियर है भाई। तो कोई भी नॉन जीरो नंबर आप लैम्डा को मान सकते हैं। लेकिन ये तो कंडीशन है, ये आई कहां से है। अगर इस पर थोड़ी सी बात करना हम लोग चाहें, है ना, इस पर थोड़ी सी बात अगर हम लोग करना चाहें तो हम लोग करेंगे, जरूर डेफिनेटली करेंगे हम लोग, ठीक है ना। कंडीशन पे बात करी है, इसके प्रूफ पे भी बात करेंगे। देखो बेटा एक बात ध्यान सुनना, अब मैं थोड़ा सा इसके प्रूफ पे जा रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये बेसिकली इसको आप इग्नोर करें,
इसको आप इग्नोर करें। ठीक है, चलो इसके प्रूफ पे जाते हैं, इसके प्रूफ पे चलते हैं, इसके प्रूफ पे चलते हैं। क्या, बहुत ध्यान से देखना बेटा, अगर कोई वेक्टर, दो वेक्टर है लेट से, ये और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, सो दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है ना। अब ये ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर कितना होगा, ए कैप, ए कैप होगा। और क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में है तो इसकी डायरेक्शन में भी एक यूनिट वेक्टर कितना होगा, ए कैप ही होगा। नाउ ए वेक्टर को आप लिख सकते हो क्या, ए वेक्टर को आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप, लिख सकते हो ना भाई, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, भाई दिस इज गिविंग यू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन ए कैप। नाउ बी वेक्टर को भी आप क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और डायरेक्शन तो वही है ए कैप, आप ए कैप लो बी कैप लो दोनों इक्वल ही है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए कैप है तो मैंने बी कैप लिया ही नहीं, बेसिकली इस केस में क्या है, यही ए कैप है और यही बी कैप है, आप चेक कर लो। ठीक है ना, यही ए कैप है, यही बी कैप है, तो मैंने लिखा हुआ है बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए कैप। नाउ बहुत ही ध्यान से देखेंगे, व्हाट आई कैन राइट ए वेक्टर इज इक्वल टू लाइक ए कैप की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैं ए कैप की वैल्यू लिख रहा हूं, और ए कैप की वैल्यू यहां से भी लिख रहा हूं बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। Now a vector is equals to magnitude of a vector upon magnitude of b vector into b vector. Then what would happen? It is equals to, भाई ये क्वांटिटी क्या होगी भाई, नंबर अपॉन नंबर, स्केलर अपॉन स्केलर, सम स्केलर, सो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ऐसे आ जाता है ना। इसको हमने लैम्डा मान लिया, इसको हमने लैम्डा मान लिया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बात, क्लियर है ना, जल्दी से बोलो। अच्छा, अभी किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि सर मान लो एक तीसरा वेक्टर ले लेते हैं यहां पे एंड वो इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। अब भी तो ये वेक्टर्स कोलिनियर हैं, ए बी सी वेक्टर कोलिनियर है, हाँ है, तो सर इसमें कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे? देखो बेटा, इसमें भी यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसमें भी एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर कैसा होगा, कैसा होगा भाई? अगर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ध्यान से देखेंगे, अगर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए कैप हो सकता है तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस ए कैप हो सकता है। चेक कर लो ना। नाउ अब हम अपने सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, अब हमने अपने सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू माइनस ए कैप। चेक कर लो, चेक कर लो, आ रही बात समझ में? सो अब अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, अब अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, अब बहुत ध्यान से देखेंगे क्या कि भाई देखो, मैं थोड़ी सी चीजों को इधर ले आता हूं ना, थोड़ी सी चीजों को मैं इधर ले आता हूं। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, अब अगर मेरे को ए और सी वेक्टर में रिलेशन स्टेब्लिश करना है तो मैं क्या कहूंगा कि भैया ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड सी ए कैप इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। दैट मीन्स we can write a vector is equals to magnitude of a upon magnitude of c minus c vector and this quantity can be called as mu, है ना भाई, नंबर अपॉन नंबर माइनस, बेसिकली it's a scalar, so we can write a vector is equal to mu times c vector,
है ना भाई, ये कोई नंबर अपॉन नंबर माइनस दैट नंबर, तो क्या होगा, एक नंबर ही आएगा, उसको हमने म्यू कह दिया, म्यू इज स्केलर क्वांटिटी, ए वेक्टर इक्वल टू म्यू टाइम्स सी वेक्टर। क्लियर है भाई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई समझ में? सो अगर दो वेक्टर कोलिनियर होंगे तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। यहां पे हमने आपको साफ साफ ये रिलेशन भी स्टैब्लिश करके दिखा दिए। ठीक है, फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक और कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पढ़ते हैं जो कि इसी से डिराइव्ड है ना। तो लेट्स से ये पहली कंडीशन, अब हम दूसरी कंडीशन को भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर है ना भाई, सिंपल, अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होगा, है ना। दिस इज द कंडीशन वेयर लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, वेयर लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, ओके, ये प्रूफ सबको क्लियर है भाई, इसमें कुछ किया ही नहीं है। ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू डायरेक्शन ऑफ ए, है ना, ए कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू व्हाट, ए कैप, राइट। नाउ बी वेक्टर क्या है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन है तो हमने इसको भी ए कैप ही बोला, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए कैप। ए कैप की वैल्यू उठा के हमने इक्वल कर दी, ठीक है ना, इधर से, तो हमको पता चल गया कि भाई ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर हो जाएगा। ऐसे हमने इधर किया है, ठीक है ना, क्लियर है, ये तो आसान काम है। ओके, नाउ अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पे। सेकंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पे क्या है भैया, ये कहता है कि इफ ए वेक्टर इज गिवन एज a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप, यानी कि कंपोनेंट फॉर्म में दे रखी है वेक्टर। b वेक्टर इज गिवन एज a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो इफ, है ना, a वेक्टर and b vector are collinear, then हमें भी पता है कि भैया a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर होगा, हमें पता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब कैसा है कि a वेक्टर कितना है आपका, a1 i कैप, इट इंप्लाइज a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, यानी कि a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। इज इट क्लियर? नाउ इट मीन्स व्हाट, कि भैया ऑन कंपैरिजन वी कैन राइट a1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a2, वी कैन राइट b1 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b2, वी कैन राइट c1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स c2 ऑन कंपैरिजन, है ना भाई। आई कैप के कंपोनेंट को कंपेयर किया, जे कैप के कंपोनेंट को कंपेयर किया, के कैप के इक्वल वेक्टर्स पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे लास्ट लेक्चर में, है ना। सो इसका मतलब हमारे पास यहां से क्या आ गया बेटा, बहुत ध्यान से देखना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू लैम्डा, वेयर लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर। ना, और मेरी बात समझेंगे बेटा, मेरी बात समझेंगे, यही तो सेकंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है, यही तो सेकंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, सेकंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो पहली यहां लिखी है और दूसरी यहां लिखी है। फटाफट से वीडियो को पॉज करो एंड नोट करो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि भाई शो दैट दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो कोई बात नहीं, लेट्स से दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, है ना, एंड दिस वेक्टर इज गिवन एज बी वेक्टर, ठीक है ना। तो क्लियरली अगर आपको फील हो रहा हो तो बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, अगर आप माइनस का 2 कॉमन ले लो, बी वेक्टर में से माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो बी वेक्टर इज इक्वल टू -2, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i माइनस 3j प्लस 4k विच इज ए वेक्टर। सो क्लियरली बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, है ना।
सो hence b vector and a vector are कोलिनियर। अरे उल्टा बोलोगे तो भी बात यही बोलोगे ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कोलिनियर, ठीक है। सो बी एंड ए वेक्टर कोलिनियर। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है इसको करने का कि भाई क्लियरली a1 अपॉन a2, सो 2 अपॉन -4, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन 6 एंड c1 अपॉन c2 यानी कि 4 अपॉन -8, ऑल ऑफ दीज आर इक्वल and equal to -1 upon 2. Hence both vectors are collinear. Hence a vector is collinear with a vector and b vector are collinear. ठीक है ना, are collinear. ठीक है, तरीके से बोल देना, अरे तरीके से बोल देना, ऐसे नहीं लिखना इसको जैसे मैंने लिख दिया है ना पावर रेंजर स्टाइल में, ऐसे मत बोलना। उसको बोलना लेट जो गिवन वेक्टर है वो ये a वेक्टर ये है ना, एंड b वेक्टर क्या है, इट्स गिवन वेक्टर लाइक दिस, है ना, लेट करके आराम से एंड देन इसको सॉल्व कर देना। क्लियर है? ओके, लेकिन लेट जरूर करना क्योंकि उसने क्वेश्चन में a वेक्टर b वेक्टर बोला नहीं है, तो आपको लेट करना पड़ेगा कि भाई ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तभी जाके आप इसके बारे में आगे फर्दर बात कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? नाउ अब बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान बात बताने वाला हूं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो एक बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज पे बात करते हैं। बहुत ही प्यारी बात है, और ये एक ऐसे दो वर्ड्स हैं, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, ऐसे दो वर्ड्स हैं जिनके मदद से हम अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 11 में सारे क्वेश्चंस इन्हीं दो वर्ड की मदद से करेंगे। तो इसलिए ये दो वर्ड्स ये दो टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज? तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन भी ले लिया है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज बताओ। ठीक है ना। नाउ व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस? बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसको फील करते हैं जरा, है ना। देखो बेटा, आपने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी थी, एक्सिस वाई एक्सिस। यहां पे स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई एक स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों ने वहां पे एक चीज पढ़ी थी, बेसिकली क्या, स्लोप, जो हमें क्या देता था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा एंगल लिया गया है उसका tan थीटा हमें क्या देता था, स्लोप। स्लोप क्या होता था? बेसिकली स्लोप से हमें पता चलता था कि लाइन कितनी झुकी हुई है, लाइन कितनी झुकी हुई है ना, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है। अगर एक बार एक्स एक्सिस के साथ एंगल का आइडिया है तो वाई एक्सिस के साथ भी एंगल का आइडिया होगा कि भाई वाई एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगी। ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहां पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब हम बात करते हैं एक वेक्टर की, जब हम बात करते हैं एक वेक्टर की कि भाई एक वेक्टर लेट से कोई ओपी वेक्टर है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि भैया आप एक बात बताओ क्या कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर किस डायरेक्शन में। तो किस डायरेक्शन में बोले भाई, यहां पे तो डायरेक्शन पता चल जाती थी कि लाइन, देखो लाइन, यहां पे ये वेक्टर नहीं था, यहां पे तो लाइन थी, तो इसकी डायरेक्शन जानने की इच्छा भी नहीं थी हमें सिर्फ ये पता करना था कि भाई क्या झुकाव है एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है। लेकिन यहां पे ऐसी सिचुएशन नहीं है कि अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता चल जाए तो वाई एक्सिस के साथ अपने आप पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? एक्स एक्सिस के साथ मान लो एंगल पता चल भी गया तो आप वाई एक्सिस के साथ एंगल कैसे पता करोगे, जेड एक्सिस के साथ एंगल कैसे पता करोगे? ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे तीनों क्वांटिटीज को डिफाइन होने की जरूरत थी, क्या कि भैया तीनों एक्सिस के साथ आपको एंगल बताना पड़ेगा कि भाई ओपी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल होगा, ओपी वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ लेट्स से बीटा एंगल है, एंड ओपी वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ लेट्स से गामा एंगल है। ठीक है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे, आप अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताओगे तो हम ये बीटा और गामा बता देंगे, कैसे बताओगे बेटा, बताओ क्या रिलेशन लगाओगे? यहां पे तो आप कह देते कि चलो जी ये 90 डिग्री था, लेकिन यहां पे आप कैसे लगाओगे? ये पी वेक्टर कहीं भी हो सकता है, ये कहीं भी, ओपी वेक्टर कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना।
सो इसका मतलब क्या है कि ओपी वेक्टर का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हमें तीनों एक्सिस के साथ उनके एंगल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, तीनों एक्सिस के साथ एंगल्स डिफाइन करने पड़ेंगे और इन्हीं के कोसाइंस, इन एंगल्स के कोसाइंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। इन्हीं एंगल्स के कोसाइंस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं क्योंकि ये उन एंगल्स के कोसाइंस हैं जो एंगल मिलके हमें क्या बताएंगे, उस वेक्टर की डायरेक्शन बताएंगे। सो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। हम इसको क्या बोल सकते हैं कि भैया ये क्या है, कोसाइंस। कोसाइंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कॉस लगा रहे हैं ना। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी वेक्टर, ठीक है ना। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है ना। और आज से शॉर्ट में हम इनको ऐसे भी डिनोट कर लेंगे कि भाई ये L के इक्वल है, ये M के इक्वल है, ये N के इक्वल है। यानी कि जब मैं L M N बोल रहा हूं तो समझो मैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की बात कर रहा हूं। और वेयर अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है वेक्टर द्वारा, बीटा हमेशा वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है, और ये भी क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ, ठीक है ना। एंड गामा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है वेक्टर द्वारा, ठीक है ना। तो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर है भाई, छोटू सा कॉन्सेप्ट था, रिवाइज कर दूं फिर से। देखो एक बात समझो, यहां पे बहुत सिंपल केस था, लाइन की डायरेक्शन कहें या लाइन की बेसिकली ढलान कहें कि भाई लाइन कैसी होगी, क्या झुकाव होगा, है ना। लाइन तो बहुत सारी हो सकती है ना दुनिया में, लेकिन लाइन का क्या झुकाव होगा एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, उसका मेजरमेंट था स्लोप, है ना। लेकिन यहां पे अगर हमें किसी ओपी वेक्टर की डायरेक्शन की बात करनी है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, नहीं आज बात समझ में, डायरेक्शन को हम देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट में, लेकिन अलजेब्राइक एस्पेक्ट में कैसे समझें उसको, है ना। कुछ तो नंबर्स फिक्स करने पड़ेंगे ना हमें उस डायरेक्शन के लिए। तो हमने कहा भैया कि ये वेक्टर जो भी है, ये एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ अगर बीटा एंगल बनाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ अगर गामा एंगल बनाता है, देन वी कैन से कि कोसाइंस ऑफ दीज एंगल्स विल बी कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी वेक्टर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। नाउ इस वाली बात को हटा दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं रहेगा अब। नाउ अब एक बहुत ध्यान से सुनना, व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज, व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज। तो पहले मैं इसको एक डब्बे के अंदर रख दूं, डब्बा कहां है, ए रहा, तेरी गलियां तेरी गलियां, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्या है डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज भी डायरेक्शन से रिलेटेड नंबर्स ही हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, अभी ओपी वेक्टर की बात चल रही है तो ओपी वेक्टर की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी वेक्टर कितना होगा भैया, ये देखो बहुत ही सिंपल बताता हूं कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। तीन ऐसे नंबर, है ना, 3 numbers A, B and C such that क्या हो जाए, तीन ऐसे नंबर A, B and C such that क्या हो जाए, वो डायरेक्शन कोसाइंस के साथ प्रोपोर्शनल हो जाए। तो इन A, B, C को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे ना। सच डेट अगर ऐसा हो जाए देन A, B, C आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी वेक्टर, ठीक है जी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी वेक्टर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है,
क्या डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाया था इस वेक्टर ने, तो इसी के कोसाइंस डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, ऐसे 3 नंबर जो एल एम एन के साथ प्रोपोर्शनल हो जाएं उनको हम लोग डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। एंड व्हाट इज एल एम एन, कुछ नहीं है, कॉस अल्फा को ही एल बोल रहे हैं, कॉस अल्फा को ही एल बोल रहे हैं, कॉस बीटा को ही एम बोल रहे हैं, कॉस गामा को ही एन बोल रहे हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ना बोल के एल एम एन बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अंडरस्टूड है, ठीक है। ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट था डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज का। लेकिन अब बात करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम इस क्वेश्चन को कैसे ही सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे किस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। दुनिया का कोई भी वेक्टर, इसे छोड़ दो, दुनिया का कोई भी वेक्टर अगर आपको दिया हो, अगर आपको दुनिया का कोई वेक्टर दिया हुआ है, फॉर एनी वेक्टर ए, इसके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए इज एक्स वाई जेड। कहना कैसे लिख दिया सर, अभी फील कराऊंगा। अभी तो आप सर कह रहे थे कि ए बी सी ऐसे 3 नंबर्स जो एल एम एन के साथ प्रोपोर्शनल हो उनको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। हाँ, ये डेफिनेशन है, निकालने का तरीका ये है, ये डेफिनेशन है, निकालने का तरीका ये है। दुनिया में का कोई भी वेक्टर हो उसके स्केलर कंपोनेंट्स को आप डायरेक्शन रेशियोज कह सकते हो, ठीक है, क्लियर है ना। अब दुनिया का कोई भी वेक्टर हो, अगर आपको इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, अगर आपको ए वेक्टर के क्या बताने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं, तो सबसे पहले आप क्या निकालो, ए कैप निकालो। सबसे पहले ए कैप निकालो। तो ए कैप कितना होगा भैया, इट इज वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि I can also write it as x upon magnitude of a I cap, magnitude of y upon magnitude of a j cap, है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात। इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट में ले लूं, ठीक है, एंड z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a k कैप। भैया क्या हो गया, ठीक है, आ रही बात समझ में, सब कुछ है भैया। के कैप आ गया क्या हमारा, एक बार जरा मैं चेक कर लूँ एक बार क्या हुआ। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में ऐसी कुछ राइट साइड का रह गया था, हाँ आ गया के कैप, ठीक है। सो अगर आपको ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो सिंपल स्केलर कंपोनेंट्स उठा के रख दो। अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो सबसे पहले ए कैप निकालो, ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, ए कैप निकाल दिया। अब आपका ए कैप आ गया, अरे ए कैप आ गया कि नहीं आ गया, ए कैप आ गया तो ये चीज बीच की हटा देते हैं। इतना तो तुम होशियार हो यार, हैं कैसी कैसी बातें करते हो तुम। तो जो हमने काम की चीज है वो हमने उठा ली। अरे भैया क्यों डराते हो हमको, क्यों नहीं चलते हो हमारे साथ, चलो ठीक है। दिस इज ए कैप। नाउ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए कैप क्या होगा, ध्यान से देखो। ए कैप के
स्केलर कंपोनेंट्स, ए कैप के स्केलर कंपोनेंट्स। आहा 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 आहा, जिंदगी में ये बात ध्यान रखना प्यारे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? ए कैप के स्केलर कंपोनेंट्स। यानी कि इसको मैं रामबाण इलाज की तरीके से याद कर लूं, ठीक है। सो मैं क्या लिख रहा हूं फाइनली लाइन में, क्या लिख रहा हूं फाइनली, यानी कि डायरेक्शन क्या चाहिए था मेरे को? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर चाहिए था ना। देखो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर चाहिए था मेरे को, इस वेक्टर का सॉरी वो वाला वेक्टर उसको छोड़ दो, अभी फिलहाल उसको छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो उसको, दिमाग से निकाल दो। अभी हमारा ये वेक्टर है, दुनिया का कोई भी वेक्टर है ये, है ना, दुनिया का कोई भी वेक्टर है। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए? इसके स्केलर कंपोनेंट्स। इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुए? ए कैप के स्केलर कंपोनेंट्स। तो ए कैप के स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे? एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, y upon magnitude of A, z upon magnitude of A. These are the direction cosines. ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा होगा, अरे ये गंदा तरीके से लिखा था ना, तो z अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ, अब मुझे लगता कि कभी भी ऐसा होगा कि आपको कोई भी वेक्टर देगा दुनिया का और आप उसके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस ना निकाल पाओ, मुझे नहीं लगता। अब तो आप सबका निकाल दोगे। तो फटाफट से इस पेज पे जितनी भी जानकारी बताई है मैंने आपको, फटाफट नोट कर लो। मैं मानता हूं कि कुछ चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूं, बट उसके पीछे रीजन यही है कि मैं बार बार फोकस करके आपको बता सकूं कि एग्जैक्टली कहां पे हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको पॉज करके सब चीजें नोट कर लें, ठीक है भैया, ठीक है, ओके। नाउ अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो जी, अब इसकी जगह क्या आ गया? i प्लस जे माइनस 2k कैप आ गया। तो हमको क्या करना है? डायरेक्शन रेशियोज बताने के लिए हमको क्या करना है? स्केलर कंपोनेंट्स, यानी कि 1 माइनस 2, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। नाउ डायरेक्शन कोसाइंस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सबसे पहले ए कैप निकालना पड़ेगा। ए कैप निकाल लेते हैं। ए कैप कितना होगा भैया? इट इज ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो ए वेक्टर कितना है? i प्लस जे माइनस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा? इट इज अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4। सो इट इज व्हाट वी कैन से, इट इज 1 अपॉन अंडर रूट 6 i कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 6 j कैप माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 6 k कैप, ठीक है ना। ये हमारा a कैप हो गया। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर कितना होगा? a कैप के स्केलर कंपोनेंट्स। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 6 एंड माइनस 2 अपॉन रूट 6। सो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। सभी बच्चों को डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस निकालने आ गए होंगे, इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात हमने करी ही नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है भाई? फटाफट से इसको नोट कर लो, पास द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। अब जाते जाते सेक्शन फॉर्मूले पे एक बात आपको फील कराना चाहता हूं, ध्यान से देखना। मैंने एक बात बोली थी डेफिनेशन में कि डायरेक्शन रेशियोज ऐसे 3 नंबर्स होते हैं जो डायरेक्शन कोसाइंस के साथ प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, आपके इस क्वेश्चन में ये L की वैल्यू है, ये M की वैल्यू है, ये N की वैल्यू है। भाई ये तो डायरेक्शन कोसाइंस है, चेक करो ना। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? L M N। तो ये L की वैल्यू, ये M की वैल्यू, ये N की वैल्यू, चेक करो, अरे चेक कर लो भाई।
और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं आपके, ए बी एंड सी, तो यानी कि ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, और जलवा देखो, जलवा जिसको बोलते हैं जलवा, जलवा देखो ध्यान से देखो जलवा को, L अपॉन ए, L अपॉन ए, M अपॉन बी, M अपॉन बी, N अपॉन सी, यानी कि -2 अपॉन √6 है ना, N अपॉन सी -2 अपॉन √6 अपॉन -2, बुड़बक ए तीनों इक्वल है, चेक कर ले, चेक कर लो। So L upon A equal to M upon B equal to N upon C. So A, B, C are such three numbers which are proportional with the L, M and N. ठीक है ना, तो डेफिनेशन को फील करा दिया है ना, और आपको एक वेक्टर का तरोताजा रूप भी बता दिया कि भाई देखो किसी भी वेक्टर का, दुनिया में कोई भी वेक्टर हो उसके आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, ठीक है ना, एंड डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए किसी भी वेक्टर का उसके यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट्स, ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। नाउ अब चलते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे, सेक्शन फॉर्मूले पे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेक्शन फॉर्मूला बहुत ही ध्यान से देखना, सेक्शन फॉर्मूला ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th में, 11th में, 12th में, हर जगह पढ़ते हो ना सेक्शन फॉर्मूला। सो वेक्टर में भी सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। कहता है कि P और Q कोई दो पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाली कोई लाइन को कोई पॉइंट R डिवाइड कर रहा है, यानी कि R डिवाइडिंग PQ इन M/N इंटरनली, यानी कि P पॉइंट, R पॉइंट जो है वो PQ को M/N में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ये बात तो कई बार पढ़ी है आपने, है ना, यानी कि R डिवाइड कर रहा है PQ लाइन को M/N में। कहता है अगर P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, तो हमें R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता दो। भाई हमने कहा कि क्या बात है यार, ये तो बता ही देंगे, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर, प्लस इसलिए इंटरनली है ना, NA वेक्टर अपॉन M प्लस N। जाओ मौज करो, जाओ मौज करो, दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवाइड केस, इंटरनल डिवाइड केस, दिस इज द इंटरनल डिवाइड केस। नाउ एक दूसरा केस क्या होता है, मिड पॉइंट केस, मिड पॉइंट केस होता है। एक दूसरा केस क्या होता है, मिड पॉइंट केस होता है। कहता है कि अगर P और Q दो पॉइंट हैं, उनको ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है, एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ PQ एग्जैक्टली हियर। मिड पॉइंट है तो यानी कि ये और ये, इसका रेशो कितना हुआ, 1:1, 1:1 हुआ कि नहीं हुआ भाई, जितना ये पार्ट है उतना ये पार्ट है यार, 1:1 का तो रेशो हुआ। ये मैं लेंथ नहीं बता रहा हूं, मैं रेशो बता रहा हूं। अगर R मिड पॉइंट ऑफ PQ है तो R डिवाइड्स PQ इन 1:1, इंटरनली तो अंडरस्टूड है, इंटरनली वर्ड तो अंडरस्टूड है, ठीक है ना, इंटरनली वर्ड तो यहां पे अंडरस्टूड है। नाउ बहुत ध्यान से देखना, अब अगर बहुत ध्यान से देखना, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है एंड Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, और हमें R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो R वेक्टर विल बी इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2। अरे भाई दिमाग लगाओ ना, हमने यही तो किया है, 1 इंटू बी वेक्टर
1+1 इंटू ए वेक्टर अपॉन 2, 1+1। ये तो काम किया है भाई, बस हमने यहाँ पे m की जगह भी 1 लिया है और n की जगह भी 1 लिया है, चेक कर लो, ठीक है ना, सेम फॉर्मूला, ठीक है। नाउ बहुत ध्यान से देखेंगे एक्सटर्नल डिवाइड केस, एक्सटर्नल डिवाइड केस, एक्सटर्नल डिवाइड केस बता रहा हूं, आंख नाक कान गला सब खोल लो। एक्सटर्नल डिवाइड केस, एक्सटर्नल डिवाइड केस कैसा है भैया? सेक्शन फॉर्मूला में एक्सटर्नल डिवाइड केस, एक्सटर्नल डिवाइड केस देखो जी, वो कहता है R डिवाइडिंग PQ in m/n externally, externally, R dividing PQ in m/n externally। वैसे तो अगर R PQ को डिवाइड करता है तो हमेशा PR अपॉन RQ दिया होता है हमें क्वेश्चन में, या मतलब स्टेटमेंट में m/n PR अपॉन RQ। अब देख लो यहाँ पे भी PR अपॉन RQ दिया हुआ है ना, यहाँ पे भी PR अपॉन RQ ही तो दिया हुआ है m/n, यहाँ पे भी PR अपॉन RQ ही 1/1 दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके चलो जी, तो इसका फिगर कैसा होगा, फिगर को थोड़ा फील करेंगे। इट इज लेट्स से दिस इज P, दिस इज Q। नाउ लेट्स से मैं कहता हूं कि थोड़ी देर के लिए लेट्स से मैं कहता हूं कि ये 2:1 है, लेट्स से थोड़ी देर के लिए मैं 2:1 कह देता हूं, तो यानी कि PR 2 लेंथ का होगा और RQ 1 लेंथ की होगी। यानी कि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो फिगर आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, फिगर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। दिस इज लाइक दिस कि PR2 है, PR2 है और QR1 है, ठीक है ना। फिगर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, लेकिन मैं तो ये वैसे ही आपको बताया था, बाकी आपको तो m/n की बात करनी है बस। हाँ आप ये कह सकते हो फिलहाल यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर केस में जो PR इज ग्रेटर देन RQ, तो वी कैन से m इज ग्रेटर देन n, ठीक है ना। तो दिस इज m, दिस इज n। अब पहले की ही भांति P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है? A वेक्टर। एंड Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है? इट्स B वेक्टर। एंड वी वांट टू फाइंड आउट R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दिस इज R वेक्टर। नाउ R वेक्टर would be what? It is MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M-n। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जिस दिन m<n हो जाएगा उस दिन क्या होगा? उस दिन R पॉइंट वहां ना होकर इधर को होगा। भाई PQ को R एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो कैसे डिवाइड कर रहा होगा? वैसे एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों पॉइंट्स के रेशियो की तो बात कर रहा है वो, कि भाई देखो ऐसा तो दुनिया में संभव ही नहीं है ना, एक लाइन को आप बाहर से काट दो, बाहर से कैसे काट सकते हो? लेकिन एक इसमें एक्सटर्नल डिवाइड का मतलब क्या होता है कि 2 पॉइंट अगर आपको दे रखे हैं और तीसरा पॉइंट अगर एक्सटर्नली कहीं है, ठीक है ना, तो वो बेसिकली एक्सटर्नल डिवाइड का मतलब क्या है कि वो PR रेशो RQ की बात करता है आपसे, PR रेशो RQ की बात करता है, यानी कि उस एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों पॉइंट्स की दूरी का रेशो, ऐसे एक्सटर्नल डिवाइड की बात करता है, ठीक है ना। ठीक है, तो दिस इज MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M-n। फिगर के साथ फॉर्मूले को याद करना सिर्फ फॉर्मूला काम का नहीं है, फिगर के साथ फॉर्मूलों को याद करना सिर्फ फॉर्मूला काम का नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो जी स्टूडेंट्स, अब मान लो किसी बच्चे की क्यूरियोसिटी है कि सर ये आप इसका वो वाला केस भी कंसीडर करके बताओ जिसमें m<n होगा, तो वो वाला करके भी दिखा देते हैं भाई, है ना। फटाफट पहले पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं कि इसका m<n वाला जो केस है उसको कैसे स्टडी करते हैं ना। सो बेसिकली कुछ नहीं करेंगे हम लोग कुछ चेंजेस इस फिगर में कर देते हैं।
और हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज R। अब R पॉइंट इधर आ जाएगा एंड P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर एंड वी वांट टू फाइंड आउट द R वेक्टर। नाउ हमें जो अब हमारे पास जो केस आ गया है वो क्या है, m लेस देन n। बेसिकली अगर आप देखो ध्यान से तो PR m है, PR m है एंड RQ n है, RQ n है एंड ऑब्वियसली m इज लेस देन n इन दिस केस। स्टिल अब भी क्या करेंगे, mb वेक्टर माइनस na वेक्टर अपॉन m माइनस n। फॉर्मूला विल रिमेन सेम बट फिगर विल चेंज, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों। नाउ सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं एक क्वेश्चन में तो और आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना, सो फटाफट से पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, नाउ क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था कि सिर्फ फॉर्मूला काम नहीं आएगा, आपको फिगर भी ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, इसलिए कहा था। कंसीडर 2 पॉइंट्स P और Q with position vector of P point is 3a minus 2b and OQ vector is a plus b. This is origin. कह रहा find the position vector of a point, है ना, तो फर्स्ट पार्ट की बात करें, find the position vector of a point R which divide the line segment joining PQ in the ratio 2:1 internally। तो फर्स्ट पार्ट में इंटरनली केस हम कंसीडर कर रहे हैं, तो 2:1 R पॉइंट क्या है, 2:1 में किसको डिवाइड कर रहा है, PQ को। ध्यान से देखना, अगर आपने ये 2 इधर और 1 इधर रख दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऑर्डर मैटर करता है। उसने पहले क्या पॉइंट मेंशन किया, P, बाद में क्या पॉइंट मेंशन किया, Q। तो यानी कि R डिवाइड्स PQ, R डिवाइड्स PQ इन रेशो 2:1। तो इट मींस क्या है कि R PQ को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो 2 इधर आएगा, 1 इधर आएगा। द मोमेंट आपने 2 उधर लिख दिया, 1 इधर लिख दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, सो PQ की तरफ से लेंगे 2:1 का डिवीजन, PQ P की तरफ से, है ना, P पहले है, P पहले है, तो P की तरफ से लेंगे 2:1 का डिवीजन। ठीक, ओके। नाउ अब इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर हमें निकालना है, देन वी कैन सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज MB वेक्टर यानी कि 2 into a plus b प्लस NA वेक्टर यानी कि 1 into 3a minus 2b अपॉन m प्लस n यानी कि 2 plus 1, है ना। तो मैंने फॉर्मूला लगाया लेकिन फिगर को ध्यान में रखते हुए कि कैसे कैसे हमने वहां पे लगाया था। सो इट इज लाइक 2a plus 2b प्लस 3a minus 2b अपॉन 3। सो दिस इज 3 2 5 a वेक्टर, है ना। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो 2b वेक्टर माइनस 2b वेक्टर कट गया, सो 5/3a वेक्टर, है ना। देखते हैं 5/3a वेक्टर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, दिस इज द इंटरनल केस, है ना। ये क्या भैया, इंटरनल केस, फर्स्ट पार्ट था ये, है ना, फर्स्ट पार्ट। ठीक है भाई, ओए बाजी का भी हंस भी दिया करो। ठीक है, ठीक है, चलो। अब तो ये बात का ध्यान रखना है ना, इस पे मैं लिख रहा हूं ध्यान रखना। ध्यान रखने को लिए एनसीईआरटी लिखती है नोट, है ना, नोट। ठीक है, कि भैया पहले कौन सा पॉइंट है, बाद में कौन सा पॉइंट है। तो फिर वो रेशो भी उस हिसाब से लिया जाएगा कि भाई PQ को 2:1 में डिवाइड किया है। ठीक है ना, चलो जी। तो भैया ये बात हटा रहा हूं। अब सेकंड केस यानी कि एक्सटर्नल केस की अगर हम बात करें तो बहुत ध्यान से देखना, वो हमेशा PR रेशो RQ देता है आपको, है ना। अगर वो PQ को डिवाइड कर रहा है तो यहां पे भी आपको उसको PR रेशो RQ दे रखा था 2:1। ठीक है ना। नाउ एक्सटर्नल डिवाइड के केस में वो क्या कह रहा है कि भैया PQ 2 पॉइंट हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं। P पॉइंट का 3a minus 2b 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर एंड Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड दिस इज O। Now R is some point which is dividing
R is some point which is dividing what? Which is dividing what? Which is dividing PQ 2:1 में एक्सटर्नली. सो देखो PR ज्यादा है, PR ज्यादा है तो PR यहां आएगा, ठीक है ना, एंड RQ कम है. सो दिस इज 2, दिस इज 1, है ना, और वी हैव टू फाइंड आउट R वेक्टर. नाउ दिस इज R वेक्टर कितना होगा? इट्स 2 into A plus B minus 1 into 3A 1 into 3A minus 2B upon 2 minus 1. So this is R vector is equal to 2A plus 2B minus 3A vector plus 2B vector upon 1, यानी कि R vector is equals to minus A vector plus 4B vector. चेक कर लो. So this is the position vector of point R which is dividing PQ externally in the ratio 2:1. ठीक है ना, क्लियर है भाई? Okay, so A minus A plus 4B minus A plus 4B is the correct answer. क्लियर है बच्चों? Now this is it. यहां पे और कुछ करने को है नहीं. We can check. एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल नंबर 12 और है, एंड देन वी हैव एक्सरसाइज 10.2. सो एग्जाम्पल नंबर 12 और देख लेते हैं. वो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 12 में? एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या कहता है भैया? कहता है कि शो डेट द पॉइंट्स A, B and C are the vertices of a right angled triangle. देखो कभी भी, पहली बात तो उसने पॉइंट के नाम पे एक तो वेक्टर दे दिया. कभी भी अगर पॉइंट के नाम पे वेक्टर दे तो इसका मतलब क्या है? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है. तो अब देखो मान के चलो, मैं तो रफली एक फिगर बना रहा हूं, मेरे को नहीं पता कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, बट यहां से A पॉइंट को लिखेंगे 2 - 1 1, B पॉइंट को लिखेंगे 1 - 3 - 5, है ना, पोजीशन वेक्टर दे रखा है ना, तो 1 - 3 - 5, एंड C पॉइंट को ले लेंगे 3 - 4 - 4, ठीक है ना. लेट से मैंने ये ले लिया. अब किसी भी 3 पॉइंट्स को द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखो क्या क्या टेक्निक है हमारे पास. हम एक ही काम कर सकते हैं, क्या कि भैया AB वेक्टर निकालें, BC वेक्टर निकालें और AC वेक्टर निकालें, और तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल दें, ठीक है ना, एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड, ठीक है ना. सो AB की अगर हम बात करें, AB वेक्टर की अगर हम बात करें, सो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इट इज x2 माइनस x1, यानी कि 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 1 का होल स्क्वायर. इट इज इक्वल्स टू √1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 एंड -6 का होल स्क्वायर 36, ठीक है ना. नाउ दिस इज इट, राइट. नाउ दिस इज √41. नाउ BC वेक्टर की मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो BC वेक्टर, अरे वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, सो उसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे, सो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस -4 - -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 1 का होल स्क्वायर. अच्छा, आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूले के तौर पे भी फिलहाल अभी ऐसे भी देख सकते हैं कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल रहे हैं. बाकी मैं मैग्नीट्यूड की भी अगर बात करूं तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स भी निकाल रहे हैं भाई. डिस्टेंस, अरे देखो ना, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा रहे हैं अगर हम, तो भी तो हम क्या कर सकते हैं? AB वेक्टर, BC वेक्टर एंड AC वेक्टर, तब भी तो हम इन तीनों वेक्टर्स की क्या कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बाय थ्रू द डिस्टेंस फॉर्मूला एज वेल. सो इसका मतलब कितना हो गया? इट्स 1 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 1 26, 9 6 मतलब 35, है ना. सो √35. फिर से देख लेते हैं, BC की बात कर रहे हैं तो 3 माइनस के, हम BC को गलत निकाल रहे भाई, ये हमने क्या निकाल दिया? 3 - 2 - 4 + 1 एंड -4 - 1, ये हमने AC निकाल दिया, सॉरी, ये हमने AC निकाल दिया, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो दिस इज
3 माइनस 2 1 एंड माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस 4 माइनस 5 यानी कि अंडर रूट कितना हो गया ये, अंडर रूट 35 हो गया, ठीक है ना। देन BC की बात करेंगे, BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इट इज कितना हो गया ये, इट इज 3 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी कि इट इज कितना 2 का स्क्वायर यानी कि 4 एंड माइनस 4 प्लस 3 यानी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1 तो इट इज अंडर रूट 6। तो देखो बहुत ध्यान से देखेंगे भैया कि अंडर रूट 35 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 41 का स्क्वायर। तो इसका मतलब BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस AC वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो फ्रॉम बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से triangle ABC is a right angled triangle, right angled triangle है ना। और इस हिसाब से अगर आप देखो तो आपका जो C एंगल है वो 90 डिग्री बैठेगा। अगर आप तरीके से देखो तो अब आपका C एंगल जो है वो 90 डिग्री बैठ रहा है। तो फिगर इनअप्रोप्रिएट हो सकती है स्टार्टिंग में, ठीक है ना, फिगर इनअप्रोप्रिएट हो सकती है स्टार्टिंग में। दिस इज A पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो ना AC प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है ना। सो दिस इज लाइक दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके भैया, क्लियर है क्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आप वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव कर सकते हो अगर आपको 3 पॉइंट्स या उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है तो, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। सो टिल देन students, goodbye, love you all, and before that please pause the video to note it down, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।